Good morning, everyone. Welcome again to my YouTube study channel. Dear student, आज हम वर्क पावर एनर्जी के जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय हुक्स लॉ। सेकंड हम कवर करेंगे रेस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग। रेस्टोरिंग फोर्स क्या है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, और स्प्रिंग के अंदर वो रेस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट होता है ये सीखेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा स्प्रिंग फैक्टर। ये स्प्रिंग फैक्टर है क्या और किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये सीखेंगे। देन उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम स्ट्रेच अगर करते हैं, इट मे बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड, दोनों केस में उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। उसका एक्सप्रेशन करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हमारा होगा। तो आज का लेक्चर यही है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हम किसी वायर को अगर स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जैसे जैसे हम लोड अप्लाई करेंगे उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती चली जाएगी, या ये कहें कि हम उसको एक्सटेंड करने के लिए कुछ स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। वो यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जिस भी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं वो विद इन इलास्टिक लिमिट हम उसको स्ट्रेच करेंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट से हमारा मतलब है जिस किसी भी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, आफ्टर रिमूविंग दैट स्ट्रेचिंग फोर्स द वायर कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली। यानी जिस भी वायर की हम बात कर रहे हैं उस पर हम जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे टू स्ट्रेच द स्प्रिंग और कंप्रेस द स्प्रिंग, उसकी शेप चेंज होगी, और जैसे ही उस फोर्स को हम रिमूव करें तो वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में रिमूव करने पे ओरिजिनल शेप साइज में वापस आ जाए। तो देखिए एक लिमिट होगी जहां तक हम डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उस लिमिट के बाद में वो स्प्रिंग या कह सकते हैं वायर कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप साइज में वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है, उसी लिमिट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। सो हुक्स लॉ जनरली सेज दैट within elastic limit the extension produced in a wire or spring is directly proportional to the load applied on it। ठीक है, ये हुक्स लॉ है। यानी हुक्स लॉ में मैंने क्या कहा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड is directly proportional to the load applied। बट ये क्या कंडीशन किसमें है, विद इन इलास्टिक लिमिट। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रेन और स्ट्रेस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ कहता है। ठीक है, तो हमारा मकसद यहाँ पे अभी हुक्स लॉ को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। हुक्स लॉ का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ हमारे इस चैप्टर में यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे अभी
पढ़ रही हैं। स्ट्रेस को मैं एक बार बता देता हूं थोड़ा सा साइड में। स्ट्रेस जनरली होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा? रेस्टोरिंग फोर्स हम कह सकते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, और यू कैन से दैट डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, हो सकता है डेल्टा वी डिवाइड बाय वी हो, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो स्ट्रेन जनरली ये होता है। स्ट्रेस को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ये यूनिटलेस है, ठीक है। तो हुक्स लॉ ये है। अब जो रेस्टोरिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स की बात कर लेते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? ए फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, a force responsible to change the shape and size of the object. ओके किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप साइज को हम अगर चेंज करते हैं तो जो फोर्स वहां पे अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। उसके करस्पॉन्डिंग उसमें एक और फोर्स जनरेट होगा जो उसको ओरिजिनल शेप साइज में वापस लेके आता है। जैसे स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे तो हमने फोर्स जो अप्लाई किया कंप्रेशन के लिए वो तो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन जैसे ही हम उसको फोर्स को रिलीज करेंगे तो एक फोर्स ऐसा भी है जो उसको वापस उसी पोजीशन में लेके आ रहा है, उसी शेप साइज में लेके आ रहा है। उस फोर्स को हम नाम देते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स कितना जनरेट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रेस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं। क्या है रेस्टोरिंग फोर्स? डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हम यहां इस चैनल के ऊपर 9 से 12 तक की फिजिक्स कवर कर रहे हैं। मेरा मकसद यहाँ पे कोई भी टॉपिक को स्किप करना नहीं है। फिर भी कोई टॉपिक अगर किसी को लगता है कि मैंने अभी नहीं करवाया किसी चैप्टर में तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं वो टॉपिक कवर जरूर करूंगा, ठीक है। एक बार लॉकडाउन में मेरी कोशिश ये है कि सिलेबस कुछ हद तक मैं कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियोस अपलोड करना इतना इजी काम तो है नहीं, बट फिर भी मेरी कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम सिलेबस को कवर करूं। सिलेबस तो मैं यहां पूरा ही करवाऊंगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। बात करते हैं रेस्टोरिंग फोर्स की। वीडियोस को प्लीज रिक्वेस्ट है शेयर जरूर किया करो, अपने स्टेटस पे जरूर लगाया करो, और जितने भी आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडीज हैं उन पे भी जरूर शेयर किया करो। बात करते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता है? द फोर्स responsible to regain the original shape and size, original shape and size of the body after removal of डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आपने अप्लाई किया है, जैसे उसको हम रिमूव करेंगे तो कोई ना कोई फोर्स जनरेट होता है किसी बॉडी के अंदर, इलास्टिक बॉडी के अंदर। वो फोर्स उसको क्या करेगा? ओरिजिनल शेप साइज में लेके आता है, ठीक है। अब जनरली हम स्प्रिंग की बात करें, रेस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स किस तरीके से काम करता है ये समझते हैं। स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग फोर्स जो बनता है उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हमारे पास कोई स्प्रिंग है और लेट्स सपोज ये किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है,
ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन है जहां पे x इज इक्वल टू 0 है। जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद इसकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहां एक और फिगर बना देता हूं। अब इसको आपने स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके इसकी नई लोकेशन कुछ ये बना दी हमने। ठीक है, तो इसकी जो मेन पोजीशन से जो वैल्यू है, मेन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस हुई, वो x है। मेन पोजीशन से जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या है, x है। ठीक है, मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना है, इसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी बताई मैंने, 0, और मेन पोजीशन से वो डिस्प्लेस हुआ है उसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो रेस्टोरिंग फोर्स इसमें जनरेट हो रहा है उसका फॉर्मूला मैंने कहा F इज इक्वल टू के एक्स। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो हमेशा माइनस यहां पे क्यों आया है, नेगेटिव साइन सजेस्ट दैट द रेस्टोरिंग फोर्स always act towards मेन पोजीशन, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करता है हमेशा। रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन, चाहे आप इसको कंप्रेस करोगे तो भी। अब ये इस टाइम पे कौन सी पोजीशन है इसकी, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेस होता चला जाएगा, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो रेस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा उसमें जनरेट होता चला जाएगा। ठीक है, अभी इसका एक ग्राफ भी बना के बता देता हूं मैं। अगर हम ग्राफ देखें और उस ग्राफ से हम इसको समझने की कोशिश करें, ग्राफ में हमारे पास लेट्स सपोज यहां पे मैंने फोर्स लिया है। ठीक है, जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसको मैंने यहां ले लिया और इसके अलोंग हमने x कंसीडर किया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि माइनस साइन है, यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x वेयर K इज कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। K क्या है, स्प्रिंग फैक्टर है। तो ये जो ग्राफ बना है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, माइनस है इसीलिए ग्राफ ऐसा आ रहा है। अब देखिए यहां पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और अगर इसका एरिया अंडर द कर्व हम लेंगे तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। और वो वर्क डन कितना आएगा, डेफिनेटली उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो हम ड्राइव भी करेंगे। देखिए ये यहां से यहां तक जो x है, xm मान लिया मैंने, कंसिडर किया। ठीक है, और ये जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया है, लेट्स सपोज ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, F है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी है वो F है। ठीक है, अब देखिए इसका एरिया अंडर दी कर्व कितना बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस XM इनटू हाइट F। ठीक है, और F की वैल्यू आपको पता है kx है, सो 1/2 XM और इंटू KXM, सो डेफिनेटली हाफ KXM स्क्वायर हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी बन गया। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इसको ग्राफ से निकाल के मैंने बताया, बट हम इसको ड्राइव भी करेंगे और तरीके से। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि ये स्प्रिंग फैक्टर क्या है। स्प्रिंग फैक्टर क्या है, स्प्रिंग फैक्टर किसको बोलते हैं और किन फैक्टर पे स्प्रिंग फैक्टर जनरली डिपेंड करता है। स्प्रिंग फैक्टर को हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट
लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। मेजर किस में करेंगे? जैसे रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो डेफिनेटली हम इसको न्यूटन पर मीटर में मेजर करेंगे, न्यूटन पर मीटर में। ओके, फैक्टर कौन कौन से हैं जिन पे ये डिपेंड करता है? फैक्टर्स ऑन विच स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड। स्प्रिंग कांस्टेंट से हमारा मतलब है ये के किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सबसे पहला है लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की लेंथ पे। नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पे। थर्ड मटेरियल, थर्ड जो है मटेरियल जिससे ये स्प्रिंग बना होगा उस पे बहुत कुछ मैटर करता है, क्योंकि इस स्प्रिंग के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। तो ये चीज जो है मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर है जिन पे मेनली हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्प्रिंग एंड मटेरियल। ठीक है, तो ये सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हम बात करते हैं अब एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये डियर स्टूडेंट, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, सो दैट कि आपके सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो और वो भी सीक्वेंस में। ठीक है, कोई भी लेक्चर मैंने आधा अधूरा नहीं छोड़ा है और ना ही मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को हाफ नॉलेज दूं। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं हर किसी की जरूरत के हिसाब से पढ़ा सकूं और उसकी जरूरत भी कंप्लीट हो वहां। और शेयर जरूर किया करो, कमेंट नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे, वीडियो जरूर देखते हैं बट कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर किया करो। एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से समझोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं। स्प्रिंग हमने कंसीडर कर लिया जैसे अभी किया था, ये कोई स्प्रिंग है और इसको हम स्ट्रेच करते हैं, ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन जहां x = 0 होगा और ये एक्सपेंड होके यहां तक ले आए हम इसको। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी x, ओके, वो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। सो लेट्स सपोज dw अमाउंट ऑफ, यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से हमारा मतलब कौन सा है, कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो हमने कुछ वर्क डन किया है, वो वर्क डन ही इसमें स्टोर हो जाता है एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में है क्या? जो हम इस स्प्रिंग को एक्सपेंड करते हैं, हमने कुछ वर्क डन किया होगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन ही क्या होगा, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ work done to stretch the spring through dx. Okay, so dw can be written as f dot dx, जैसा हमने पढ़ा है f dot dx, डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और फोर्स यहां पे कौन सा है, f जो हमने लिया है ये है रेस्टोरिंग फोर्स,
इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। और ये रेस्टोरिंग फोर्स हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ओके, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी, तो हमें माइनस से यहाँ कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। dw इज इक्वल टू डॉट जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में भी, कोस ऑफ एंगल 0 आ जाएगा, एफ डी एक्स कोस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, इसलिए कोस 0 होता है 1। सो एफ के एक्स इंटू डी एक्स, एफ की वैल्यू मैंने पुट की के एक्स, माइनस यहां कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये के क्या है, कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम इसको दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे, टेकिंग लिमिट x1 टू x2, ठीक है, या x इज इक्वल टू 0 टू x, तो ये dw है, के कांस्टेंट है, बाहर रख सकते हैं, इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x dx। ओके, अब देखिए ये जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन, ये किसके इक्वल आ गया, ये टोटल वर्क डन किसके इक्वल आएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने पे टोटल वर्क डन बन गया ये W विच इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में यहां कितनी लिमिट है इसकी, सॉरी पावर कितनी है, 1 है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, x raised to the power n dx can be written as x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यहाँ 1 पावर है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट 0 से x, यही हमारी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल वर्क डन, कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, पूछा जाता है पेपर में, और इस पे न्यूमेरिकल भी सेट होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें मैं आप लोगों को इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो मेरे ख्याल से लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, बाकी कोशिश है कि जो न्यूमेरिकल है उसमें इसमें मैं आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल करवाऊं ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो लेंथी हो जाती है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन तक करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उसका बेनिफिट मुझे भी मिले और आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। जितना ज्यादा, जिसका अभी तक पीछे के लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है, काइनेमेटिक, न्यूटन्स लॉ, वर्क, पावर, एनर्जी, सारे लेक्चर देख लीजिए। ये सिर्फ आपके 11th क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आपको फर्दर जस्ट 12th पास करते ही आपको एग्जाम्स देने होंगे, उनमें भी आपको कंपटीशन एग्जाम में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो कंसेप्ट आपके बिल्कुल 0 लेवल से क्लियर है, तो आप कितना भी हाई लेवल का पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूमेरिकल सोल्व करने जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करोगे, वहां पे आपसे फीस ली जाएगी भारी भरकम, सीधी सी बात है। बेसिक कंसेप्ट फंडे आपके क्लियर नहीं होंगे और वो थोड़ा फास्ट आप लोगों को पढ़ा जाएंगे, वो सारी जो नॉलेज है आपके ऊपर से जाएगी। इसलिए अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग बना के जाइए, ताकि कहीं पे भी जाए तो हमें प्रॉब्लम ना आए। आप सिर्फ इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, और जो प्रॉब्लम आती है वो मुझे भी शेयर कर सकते हो, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को कोशिश करूंगा कि शॉर्ट आउट करूं। तो डियर स्टूडेंट, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को और ज्यादा शेयर करोगे, लाइक जरूर करोगे वीडियो को देखने के बाद, और जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखे, प्रीवियस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देर नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मेरे से मिल सके। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।